हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी का, जिसका नाम है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति। भाई, जैसे कि राष्ट्रपति देश में होते हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति महोदय भी होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन मैंने पढ़ाया था, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जिक्र भारत के संविधान में कहां पर किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि आर्टिकल नंबर 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 63 कहता है, सेज दैट देयर विल बी a वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। तो एक उपराष्ट्रपति महोदय हमारे देश में होंगे, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, वैसे ही 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The election of the vice president of India is mentioned. The election of the vice president of India is mentioned under article number 66 of Indian Constitution. तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 66 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन है वो बताए गए हैं। आर्टिकल नंबर 66 में बड़े साफ शब्दों में बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी हमारे देश में डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते हैं। मतलब कि उपराष्ट्रपति साहब को हमारे देश की जनता नहीं चुनती है, बल्कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। समझ में आई बात? तो डायरेक्ट इलेक्शन यहां पर भी नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is not elected by the people of India। उपराष्ट्रपति महोदय को जो है भारत की जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पढ़ाया था, वैसे ही उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचन सूची बनाई जाती है और वही लोग मिलकर के उपराष्ट्रपति महोदय को चुनते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही सिंपल है।
बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज थ्रू द मेथड ऑफ, जो मेथड मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वो भी यहीं पर इस्तेमाल होगा। मेथड क्या है? थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति के इलेक्शन में बताया था ना कि एक वोट पड़ेगा और ट्रांसफरेबल वोट पड़ेगा, वो यहां पर भी है। तो सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो सिंगल वोट और ट्रांसफरेबल वोट यहां पर होगा। क्लियर? अब देखिएगा, अब उपराष्ट्रपति साहब का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति साहब के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, सॉरी, उपराष्ट्रपति साहब के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वैसे उपराष्ट्रपति में भी होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था जब राष्ट्रपति पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में 3 लोग शामिल होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है, बताया था। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें 3 नहीं, सिर्फ एक तरह के लोग शामिल होते हैं, और वो होते हैं सिर्फ एक ही सदस्य, और उन्हें कहा जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एमपीज ही वोट डालेंगे, सांसद ही वोट डाल सकते हैं। एमपीज कहां के? एमपीज बोले तो लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो वोट डालेंगे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं होता था, और वो यहां पर बड़ा फेमस है, वो ये है कि यहां पर इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड सदस्य भी वोट डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड सदस्य, रंजन गोगोई साहब भी वोट डाल सकते हैं, समझ में आई? मैरी कॉम भी वोट डाल सकती हैं जो राष्ट्रपति में नहीं डाल सकती थी। तो इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड सदस्य भी वोट डालते हैं, बस इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सिर्फ एक ही सदस्य शामिल है। अब सपोज करते हैं, हमने कहा भाई कि लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं फॉर एग्जांपल, और राज्यसभा में टोटल 245 सीटें हैं। बस ये एक उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं, कितनी भी है छोड़ दीजिए। मान लीजिए लोकसभा में 245 हैं, अरे लोकसभा में 545 हैं, राज्यसभा में 245 है, टोटल कितने हो गए? 790 सीटें। तो 790 सीटों का मतलब है कि 790 वोट। भाई हर एमपी एक वोट डालेगा, तो 790 सीटें हैं तो 790 वोट हो गए। अब इसमें बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, हो सकता है कुछ लोग एब्सेंट हो जाएं, उस दिन 700 ही वोट पड़े, हो सकता है 600 वोट पड़े, हो सकता है 715 पड़े, 720 पड़े, 730 पड़े, कुछ भी हो सकता है। टोटल मैक्सिमम वोट 790 पड़ गए। अब भाई साहब जिसको भी इसमें 50% प्लस 1 वोट मिलेगा, तो जिसको भी यहां पर 50% प्लस 1 वोट मिलेगा वो भाई साहब विजेता घोषित कर दिया जाएगा। मतलब 790 का आधा होता है 395 प्लस 1, तो जिसको भी 396 वोट्स मिलेंगे वो भाई साहब विजेता घोषित कर दिया जाए। तो जिसको भी 396 वोट मिलेंगे वो विजेता घोषित हो गया, सिंपल आंसर।
तो 50% प्लस वोट मिलने पर आपको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कंडीशन ऑफ अ टाई हो गई, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी मैंने आपको बताया था भाई, कंडीशन ऑफ अ टाई हो गई जिसे हम डेडलॉक कहते हैं। कंडीशन ऑफ अ टाई हो गई जिसे हम डेडलॉक कहते हैं, तो क्या होगा? मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया था कि एक आदमी ऐसा होता है, उससे कहा जाता है तुम रुको, वोट मत डालना, जब टाई होगा तब वोट डालना। और भाई साहब, देश आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उसका नंबर ना आया वोट डालने का। वो होते हैं हमारे लोकसभा के सभापति। लोकसभा के सभापति इंतजार करते हैं कि भैया कंडीशन ऑफ अ टाई होने दो, टाई होगा तब मैं वोट डालूंगा। तो इसीलिए लोकसभा के स्पीकर के वोट को कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो वोट डालेगा तो सीधे जीत और हार में फर्क कर देगा। तो अगर कंडीशन ऑफ अ टाई या डेडलॉक हो गई तो उस कंडीशन में स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हैं वो वोट डाल सकते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट डाल सकते हैं, इसीलिए लोकसभा के स्पीकर साहब के वोट को हम कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट के नाम से भी कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भैया वो सीधे जीत और हार में फर्क करते हैं। ठीक है? हाँ जी, जल्दी बताइए, फास्ट, क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में 3 चीजें बताई थी, वही 3 चीजें यहां पर भी रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है। नंबर 1 इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई देखो, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ने से किसी को रोक नहीं है। आपको उस दिन पूरी कहानी बताई थी मैंने, प्रपोजर्स और सपोर्टर्स वाली भी पूरी कहानी मैंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको पढ़ाई थी। प्रपोजर्स और सपोर्टर्स वाली भी पूरी कहानी मैंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में पढ़ाई थी। और तीसरी चीज मैंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको पढ़ाई थी, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, कि अगर चुनाव में कोई भैया विवाद हो जाए तो उस विवाद को कौन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, बिल्कुल लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ सकता। तो मैंने उस दिन बताया था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ेगी। भाई साहब, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपए जो है जाकर के नियरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 1/6 वोट नहीं मिले, मिनिमम 1/6 वोट, तो आपके पैसे भी जब्त होते हैं, जिसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा जमानत जब्त, वो यही है। अगर 100 वोट पड़े हैं और 17 वोट नहीं मिले आपको, तो आपके पैसे भी जब्त हो जाते हैं। ठीक है? ये मैंने पूरा डिटेल्ड में आपको पढ़ाया था। प्रपोजर सपोर्टर्स भी मैंने पढ़ाए थे आपको। प्रपोजर्स कौन होते हैं? जब भी आप पर्चा भरते हैं किसी चीज का, तो आपको जो कहते हैं ना, जो चुनाव कराने वाले अथॉरिटीज होती हैं, ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस में आपको जाना पड़ता है। मोदी जी देखा नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में जाते हैं, और जब तक कि आईएएस ऑफिसर आपको चुनाव लड़ने की परमिशन ना दे दे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रोसीजर्स है, मना थोड़ी ना करेगा। तो वहां पर आपको 2 तरह के लोग लेके जाने पड़ते हैं, होते नहीं है हा हा हु करके जाते हैं, हाँ जी, वह पूरी रैली लेके जाते हैं। प्रपोजर्स वो होते हैं जो आपके नाम का प्रस्ताव रखते हैं, और सपोर्टर्स वो होते हैं जो आपके नाम का समर्थन करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रपोजर सपोर्टर्स हमेशा वही हो सकते हैं जो आपके इलेक्शन में वोट डालते हैं। जैसे एमपी एमएलए के इलेक्शन में वोट आम आदमी डालता है, तो प्रपोजर सपोर्टर आम आदमी बनता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट एमपीज डालते हैं, तो भाई साहब आपका प्रपोजर सपोर्टर एमपीज ही बन सकते हैं। तो जैसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको 50 प्रपोजर और 50 सपोर्टर चाहिए थे, वैसे ही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको 20 प्रपोजर्स
एंड 20 सपोर्टर्स। तो 40 लोगों का समर्थन आपको चाहिए होता है। तो 20 प्रपोजर्स हो जाएंगे और 20 सपोर्टर्स हो जाएंगे। और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश में पहली बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कौन कराता है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हमारे देश में इलेक्शन कमीशन कराती है। लेकिन अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हो तो कौन देखेगा? हमारे देश में जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब हाई कोर्ट्स द्वारा देखे जाते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 71 में बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसे डिस्प्यूट को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ही देखा जा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को हम देखेंगे। तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हुआ तो उसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सिर्फ 2 इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखती है, एक हाई कोर्ट का, एक प्रेसिडेंट का, एक वाइस प्रेसिडेंट का। बाकी सारे इलेक्शन डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट द्वारा देखे जाते हैं। तो ये हो गया इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब हम पढ़ेंगे उनकी ओथ है, टर्म है, सैलरी है, रिजिग्नेशन है, वैकेंसी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले शपथ लेता है। देखा नहीं है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं कासिफ अंसारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता अक्षम रखूंगा। ये सब है ना, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये सब होता है, ओथ होती है, शपथ लेनी पड़ती है। तो भाई अगर आप उपराष्ट्रपति बन गए तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 69। तो अनुच्छेद नंबर 69 के तहत उनको शपथ दिलाई जाएगी। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति महोदय का टर्म कितना होता है अंडर आर्टिकल नंबर 67। तो अनुच्छेद नंबर 67 में उपराष्ट्रपति का टर्म बताया गया है। और देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि उपराष्ट्रपति का जो टर्म होता है वो राष्ट्रपति की तरह 5 इयर्स ही होता है। जैसे राष्ट्रपति का टर्म 5 साल होता है, वैसे उपराष्ट्रपति का टर्म भी 5 इयर्स होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, राष्ट्रपति का टर्म 5 इयर्स फिक्स्ड है, मतलब कि वो एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद 5 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है, हालांकि किया नहीं जाता है लेकिन किया जा सकता है 5 इयर्स, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड। इसे भैया एक्सटेंड किया जा सकता है टिल द टाइम सक्सेसर कम्स, टिल द टाइम सक्सेसर कम्स। तो मान लीजिए 5 साल और 2 महीने हो गए तो कोई टेंशन नहीं, 5 साल 2 महीने हो गए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति में आप नहीं कर सकते। तो टर्म 5 साल है, और इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, री इलेक्शन भी हो सकता है। री इलेक्शन का मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति साहब कितनी बार चुने जाएंगे इस पर कोई तय समय सीमा नहीं है। जैसे अमेरिका में नियम होता है ना कि आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भाई साहब आप जब तक चाहें, जब तक है जान, जब तक आप चुनाव जीत रहे हैं आप चुनाव लड़िए, कोई परेशानी नहीं है। जब तक आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जब तक आपके दम है आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई रोक नहीं है। तो री इलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि उपराष्ट्रपति महोदय की सैलरी कितनी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बच्चों, उपराष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो बेसिकली करते क्या है। उपराष्ट्रपति का कोई काम उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। उपराष्ट्रपति महोदय बेसिकली क्या होते हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति महोदय बेसिकली राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उन्हें सैलरी मिलती है फॉर बीइंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उनको उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो उपराष्ट्रपति की बेसिकली जो सैलरी है वो 0 है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट गेट सैलरी, द वाइस प्रेसिडेंट गेट सैलरी फॉर बीइंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलती है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो सैलरी है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए मिलती है, और वो सैलरी होती है इनकी महीने की 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए इनको महीने की सैलरी मिलती है फॉर बीइंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके साथ साथ प्लस 50% पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायर हो जाएंगे तो 50% पेंशन भी मिलेगी, कोई समस्या नहीं। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब को सैलरी जो है वो मिलती है फॉर बीइंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 4 लाख रुपए। अब मान लीजिए कि हमारे उपराष्ट्रपति साहब चाहते हैं इस्तीफा देना, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना इस्तीफा दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? भाई साहब हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास जाएं और जाकर के अपना इस्तीफा दे दें, कोई समस्या नहीं है। प्रेसिडेंट के पास जाकर के वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति साहब उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक, आगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब की क्वालिफिकेशन क्या है। अगर मान लेते हैं कि आपको उपराष्ट्रपति बनना है भारत का, अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? बहुत ही सिंपल है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन यह है कि यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, इस पे कोई शक नहीं है। यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट यह है एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 साल के होने चाहिए। एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 साल के। तीसरा, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते। लाभ का पद का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसी जगह पर आप नौकरी ना कर रहे हो जहां से आपको सैलरी मिल रही हो, कहीं पर आप ऐसी नौकरी ना कर रहे हो जहां से आपको सैलरी मिल रही हो। कंसल्टेशन के काम कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं से आपको परमानेंटली एम्प्लॉयड सैलरी ना मिल रही हो, ठीक है, कंसल्टेशन कर सकते हैं। जैसे शाहरुख खान है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान जो है भैया, उसका जॉब परमानेंट तो नहीं है, बेचारे को कभी कभार पिक्चर मिल जाती है, छोटे मोटे पैसे कमा लेता है। है कि नहीं? नेक्स्ट, उसके बाद शुड बी क्वालिफाइड, शुड बी क्वालिफाइड, शुड बी क्वालिफाइड, उसे जो है शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ
मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, तो राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। सिंपल आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, इसके बाद आती है वैकेंसी। इसके बाद आती है वैकेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 68। तो भैया क्वेश्चन ये है कि अगर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए, भाई उपराष्ट्रपति का पद खाली कब होता है? उपराष्ट्रपति का पद 4 कंडीशन में खाली माना जा सकता है। उपराष्ट्रपति महोदय का पद, ठीक है, 4 कंडीशन में खाली माना जा सकता है। एक्सपायरी ऑफ टर्म, भाई ऐसा है कि उनका पद का जो टर्म है वो खत्म हो रहा हो। एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब उनके 5 साल पूरे हो रहे हो, रेजिग्नेशन दे दें वो, रिमूवल हो जाए, या उपराष्ट्रपति महोदय साहब की मौत हो जाए। तो एक्सपायरी ऑफ टर्म हो जाए, रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो या डेथ हो जाए, ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा। तो भैया ऐसे में कोई उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं करने आ रहा है। सिंपल आंसर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो काम चला लेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद वेकेंट हो गया तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। इलेक्शन ऑफ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट शुड बी कंडक्टेड, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना चाहिए एसएप, एज सून एज पॉसिबल। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराइए, उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। जैसे राष्ट्रपति में मैंने बताया था ना, पद वेकेंट हो जाए तो 183 दिन के अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं, यहां तो भैया कहा गया है कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन आप कराइए और एसएप कराइए। क्लियर? हमें पढ़ना है रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति का रिमूवल। तो जैसा कि मैंने आपको बताता हूं कि यह है कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है वो कोई फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो कोई फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है सरकार द्वारा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल नंबर 67B में इसका जिक्र किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनको कैसे हटाया जाता है? तो सबसे पहले तो एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा। भाई उनके खिलाफ जितने भी आरोप होंगे उन आरोपों को एक पेपर में लिखा जाएगा और संसद में प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले 14 दिन पहले एक्चुअली एक नोटिस जारी किया जाएगा। 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
कि भैया उपराष्ट्रपति साहब का रिमूवल होना है। उपराष्ट्रपति साहब का रिमूवल कैसे होगा? सबसे पहले रेजोल्यूशन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये लोकसभा में भी हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ राज्यसभा में ही पेश होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पेश होगा। और राज्यसभा में क्या होगा कि बड़ा ही सिंपल होगा, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 की मेजॉरिटी चाहिए होगी। लेकिन ये मेजॉरिटी कैसी चाहिए आपको? ये मेजॉरिटी आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। अब ये थोड़ा सा फर्क है। अब आप पूछेंगे सर ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? देखिए, अगर राज्यसभा में हम कहते हैं कि टोटल सीटें हैं 245, वेकेंट सीटें हैं 15, प्रेजेंट लोग आए 220, वोट किया लोगों ने 200 ने, समझिएगा टोटल सदस्य 245 हैं, 220 आए और 200 ने वोट किया। लेकिन कुछ सीटें हमेशा वेकेंट होती हैं, कई कारण होते नहीं भरी गए हैं। सो वेकेंट सीटों को आप माइनस कर दीजिए इसमें से। सो टोटल सीटें कितनी हो गई? 230। तो 230 का 50% मतलब 115 प्लस 1, 116 लोगों का समर्थन चाहिए। ये होता है, ठीक है, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है। सो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है टोटल माइनस वेकेंट। सो टोटल में से जो वेकेंट खाली हैं वो माइनस कर दीजिए, उसकी मेजॉरिटी निकाल दीजिए। फिर ये हमारा लोकसभा जाएगा, और लोकसभा में भी बड़ा सिंपल नियम है, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, और यहां पर चाहिए होगा सिंपल मेजॉरिटी का। यहां तो भैया सिंपल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग। बस उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति साहब को उनके पद से हटा दिया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी क्या है? सपोज करिए लोकसभा में टोटल सदस्य हैं 545, प्रेजेंट सदस्य थे 500, और वोट किया सारों ने, मतलब 500 ने वोट भी किया। तो 500 का 50% 250 प्लस 1, 251 से काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब का रिमूवल। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब को इस तरीके से उनके पद से हटाया जा सकता है। ये कोई फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं है जैसे राष्ट्रपति में होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और उपराष्ट्रपति में अब हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब की कोई बहुत स्पेसिफिक पावर्स नहीं है, कोई संविधान में बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत बात की गई है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अंडर आर्टिकल नंबर 64, अंडर आर्टिकल नंबर 64 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि नाम कुछ और है, काम कुछ और है। नाम से ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन काम से ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सिंस he is not the member, since he is not the member of Rajya Sabha, he cannot vote। लेकिन क्योंकि यह राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ये भाई साहब राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकता।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे देश में 4 हाउसेज हैं, सेंटर में 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में 2 हैं, विधानसभा विधान परिषद। हमारे देश में जो चारों हाउसेज हैं, वो चारों हाउसेज में जो उनके चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। जैसे लोकसभा में आप देखिए ओम बिरला साहब, वो लोकसभा के सभापति तो हैं, लेकिन साथ में लोकसभा के सदस्य भी हैं कोटा लोकसभा से। क्लियर है? लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। और क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, वो कभी राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकते। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल नंबर 65, अंडर आर्टिकल नंबर 65 लिख लीजिए, द वाइस प्रेसिडेंट acts as the president of India when the post of the president of India becomes vacant। तो अगर भारत के राष्ट्रपति का पद वेकेंट हो जाए तो उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान he is not allowed to go to the राज्यसभा। उस दौरान वो राज्यसभा नहीं जा सकता। During that time he is not allowed to go to Rajya Sabha and will get the salary equal to the president of India। देखिए, अब होता क्या है, कई बार आप देखेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। राष्ट्रपति का पद खाली कब होता है? दरअसल होता यह है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद खाली पड़ हो जाता है। ठीक है? राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है? जैसे राष्ट्रपति की डेथ हो गई, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो गया, ऐसे में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उस दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। उस दौरान पहली चीज, ये राज्यसभा नहीं जाते हैं। तो राज्यसभा कौन जाएगा? तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो राज्यसभा संभालेंगे, और इनको जो सैलरी है उस दौरान राष्ट्रपति के बराबर मिलेगी। बस यही 2 अधिकार हैं राष्ट्रपति महोदय के। इसके और अब हम जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। 2-4 ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में काम आ जाती है। ठीक है? अगर आपसे कभी कोई कहे, पहला पॉइंट यह है कि भारत के पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? जल्दी बताइए, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। ठीक है? दूसरी चीज, वाइस प्रेसिडेंट एज 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कौन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है? हमारे देश में कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो कि अनअपोज्ड रहे? आपको मैंने पढ़ाया था अनअपोज्ड प्रेसिडेंट हमारे देश में कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। अनअपोज्ड का मतलब है कि उनके खिलाफ चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। हमारे देश में 4 बार ऐसा हुआ है, 4 बार जब अनअपोज्ड उपराष्ट्रपति हमारे देश में रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं हुआ।
तो दो बार तो शुरुआत में हुआ, सबसे पहले शुरुआत में 1952 और 1957 में। 1952, 1957, ठीक है। एस राधा कृष्णन जी, फिर से एस राधा कृष्णन जी। तो ये तो अनअपोज्ड राष्ट्रपति थे दोनों बार, इनके खिलाफ कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 1979 में, 1979 में बताओ कौन था? सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी अनअपोज्ड थे। उसके बाद 1987, शंकर दयाल शर्मा साहब, ये सब अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट्स थे। अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया 1952 में राधा कृष्णन साहब, 57 राधा कृष्णन साहब, 79 में हिदायतुल्लाह साहब, 87 में शंकर दयाल शर्मा साहब। इनके खिलाफ कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ। भाई साहब क्या दबदबा था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग टर्म। हमारे देश में कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो श्री कृष्णाकांत, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जिनके उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। श्री कृष्णकांत 1997 में कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हुई थी बच्चों, ठीक है। मतलब अपने टर्म को पूरा नहीं किया था इन्होंने। पांचवा, फर्स्ट शेड्यूल कास्ट, फर्स्ट शेड्यूल कास्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले शेड्यूल कास्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? पहले शेड्यूल कास्ट वाइस प्रेसिडेंट के आर नारायणन। ये भारत के पहले शेड्यूल कास्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे और भारत के पहले शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट भी थे 1992 में। और 1997 में भारत के पहले शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट भी बने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था ना कि अगर हमारे देश में कभी शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बन जाए तो उस दिन हमारे देश में आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से 97 में ही खत्म हो जाना चाहिए था। छठा पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंड ड्यूरिंग टर्म। कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रिजाइन किया था? वीवी गिरी साहब थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही रिजाइन कर दिया था। दरअसल इसलिए किया था, इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो इन्होंने भैया अपना रिजाइन करके चले गए कि हम तो भैया चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सातवां पॉइंट ये है, वाइस प्रेसिडेंट्स हु बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट्स। हमारे देश में कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं? ठीक है, हाँ जी। तो वीवी गिरी साहब हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे देश में। 1969 में हुआ ये था कि हमारे देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी साहब को कार्यभार दिया गया था, ठीक है। सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी हमारे देश में ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के कार्यभार देख चुके हैं। एक बार भाई साहब, एक बार नहीं दो बार। एक बार हमारे देश के प्रेसिडेंट
डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो गई थी। तो डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब, तब इन्होंने उपराष्ट्रपति थे उस समय, तो इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है। और दूसरी बार हमारे देश के राष्ट्रपति साहब ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका चले गए थे, ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह साहब देश के राष्ट्रपति थे, वो ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गए थे, तो ये उस दौरान भी राष्ट्रपति के कार्यभार पर रहे थे। 2 बार ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और तीसरे नंबर पर हैं बीडी जट्टी। ये भी हमारे देश में एक डेथ हुई थी, तो उस दौरान जो है ये भी जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये 3 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वीवी गिरी, सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जट्टी। दिस एंड्स विद योर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। So thank you so much everyone for joining the class. It was indeed a great pleasure teaching you all. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.